हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 26 जुलाई 2023 के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर एक एक करके समझ लेते हैं। लास्ट डे मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश चाइना है। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि वो इंडिया है, लेकिन अभी तक इंडिया की जो सेंसस 2021 का डेटा है वो नहीं आया है, इसीलिए अनऑफिशियल अनाउंसमेंट पर अभी हम कुछ नहीं कह सकते। 2021 का डेटा आएगा, उसके बाद क्लियर हो पाएगा कि इंडिया की जनसंख्या कितनी है और वाकई इंडिया विश्व में जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर आया है कि नहीं। आ गया है, मान लेते हैं, और ये सत्य भी है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल डेटा अवेलेबल नहीं है। तो जब 2021 की जनगणना का भारत का डेटा आएगा, उसके बाद हम वहाँ पर इंडिया को पहले नंबर पर जनसंख्या के मामले में मानेंगे। तब तक चाइना को ही हमें मानना पड़ेगा। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आज के करंट अफेयर का। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स संगठन में शामिल होने के लिए आवेदन दिया है? तो ब्रिक्स आप जानते हैं कि 5 देश वर्तमान में इसके सदस्य हैं। हाल ही में देखिए अफ्रीकी देश अल्जीरिया ने ब्रिक्स संगठन में शामिल होने के लिए एक आवेदन दिया है। अफ्रीका का देश अल्जीरिया अपने यहाँ पर नए आर्थिक अवसर खोलने के लिए ब्रिक्स समूह में शामिल होना चाहता है। इसके लिए देखिए अल्जीरिया ने 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि ब्रिक्स बैंक में देने की भी पेशकश की है। अफ्रीकी देश अल्जीरिया तेल और गैस संसाधनों से समृद्ध देश है। अब इसने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए अपना आवेदन दिया है। ब्रिक्स में देखिए 5 देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। सबसे पहली बार 2021 में जब इस संगठन का गठन किया गया था, तब इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था। दक्षिण अफ्रीका 2010 में इस संगठन में शामिल हुआ और इसके बाद इस संगठन का नाम ब्रिक्स कर दिया गया। विश्व की 5 प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का ये एक संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी। अफ्रीकी देश अल्जीरिया ने इस संगठन में शामिल होने के लिए हाल ही में अपना आवेदन दिया है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल PDF लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स PDF में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज़्यादा एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। G20 समूह की आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो 2023 में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि G20 की अध्यक्षता इस साल इंडिया कर रहा है। इसी के तहत जितने भी G20 सदस्य देश हैं, उन देशों में आपदा पर लगाम लगाने के लिए, आपदा प्रबंधन के कार्य को और कुशल बनाने के लिए G20 समूह की आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन हाल ही में तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया है। तो आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। उद्देश्य क्या है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, और तीसरी और अंतिम बैठक तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित की गई है। इसके पहले भी 2 बैठक का आयोजन किया जा चुका है। कौन कौन सी है? तो देखिए, पहली बैठक गुजरात के गांधीनगर में 30 मार्च से 1 अप्रैल 2023 को आयोजित की गई थी। इसके बाद दूसरी बैठक महाराष्ट्र के मुंबई में 23 से 25 मई 2023 तक आयोजित की गई थी। और अब तीसरी और आखिरी बैठक तमिलनाडु के चेन्नई में 24 जुलाई से 26 जुलाई 2023 तक आयोजित की गई है। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में तीसरी बैठक पूछी गई थी, तो आज ये खत्म होगी तमिलनाडु के चेन्नई में। नेक्स्ट देखिए, भारत के किसी भी राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? तो भारत के किसी भी राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति नवीन पटनायक बन गए हैं। आप सभी जानते हैं कि ये ओडिशा राज्य के वर्तमान में CM हैं। 23 साल 139 दिन का कार्यकाल इन्होंने हाल ही में पूरा किया है। अब तो 141 दिन हो गए हैं इनको। तो ये भारत के किसी भी राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले वर्तमान में दूसरे व्यक्ति हैं। इन्होंने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा है। नवीन पटनायक ओडिशा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। पहली बार ये मार्च सन 2000 में बने थे और तब से लेकर अभी तक ये ओडिशा के मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे हैं। इनके अलावा देखिए सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग सबसे लंबे समय तक CM रहने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने देखिए 24 साल 205 दिन तक सबसे लंबे समय तक सिक्किम राज्य का मुख्यमंत्री का पद संभाला है। तो अभी तक ये रिकॉर्ड इनके नाम है।
1994 में पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के सीएम बने थे और 2019 तक इन्होंने 24 साल 205 दिन का अपना कार्यकाल पूरा किया था। 3 सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति यहाँ पर लिस्ट देखिए। पहले तो हो गए पवन कुमार चामलिंग, कहाँ के हैं? सिक्किम के। सेकेंड नवीन पटनायक ओडिशा के, 23 साल 139 दिन। तीसरे हैं ज्योति बसु जो कि पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व सीएम रह चुके हैं, 23 साल 137 दिन तक। याद रखिएगा ये तीनों की लिस्ट है। नवीन पटनायक सबसे लंबे समय तक किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहने वाले दूसरे व्यक्ति हैं जो कि दूसरे सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहे हैं। पहले नंबर पर हैं पवन कुमार चामलिंग। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन कहाँ किया जाएगा? तो इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन नई दिल्ली में किया जाने वाला है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी आज 26 जुलाई को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इस अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र का इनॉग्रेशन करने वाले हैं। इस कॉम्प्लेक्स को देखिए 2700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है और ये 123 एकड़ में फैला हुआ है। इस नए कन्वेंशन सेंटर में प्रदर्शनी हॉल, एम्फी थिएटर आदि जैसी कई अत्याधुनिक सुविधाओं को विकसित किया गया है। ये जो नवनिर्मित परिसर है भारत को वैश्विक व्यापार के एक गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन नई दिल्ली में किया जाएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने देखिए हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में एक भव्य समारोह में खान मंत्रालय के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 प्रदान किए हैं। इस पुरस्कार समारोह में भारत के डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। आंसर डी हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार के तहत पेशेवरों और शिक्षाविदों सहित 22 भूवैज्ञानिकों को 3 अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए एक राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार दिया गया, एक राष्ट्रीय युवा भूविज्ञान पुरस्कार दिया गया और इसके अलावा भूविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में 8 अलग अलग राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट की कैटेगरी में है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को दिया गया। वह पिछले 4 दशकों से देखिए हिमालय में अपने उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अमी कुमार समल को राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर आपको जो सिंगल अवार्ड हैं उनके दोनों के नाम मिल गए। अमी कुमार समल को युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया और डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भूविज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन, समर्पण और नवाचार के क्षेत्र में इस पुरस्कार को भारत सरकार के द्वारा 1966 में शुरू किया गया था। तो शुरुआत भी याद रखिएगा, कब शुरू किया गया? 1966 में। आइए आज की कंट्री इन न्यूज़ में हम म्यांमार को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। भारत का पड़ोसी देश है, एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी कैपिटल नेपिदा है। म्यांमार में ऑफिशियल करेंसी के रूप में क्यात का उपयोग किया जाता है। पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत, बांग्लादेश, लाओस, चीन और थाईलैंड ये सभी म्यांमार के 5 पड़ोसी देश है। भारत के मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा म्यांमार से साझा होती है। म्यांमार को साउथ ईस्ट एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। पहले कभी म्यांमार इंडिया का ही अंग था। भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से भारत से म्यांमार को विभाजित किया गया था। म्यांमार की जेल में बहादुर शाह जफर द्वितीय और बाल गंगाधर तिलक को भी आज़ादी के समय में कैद किया गया था। जब स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था तब बाल गंगाधर तिलक को कैद किया गया था और बहादुर शाह जफर सेकेंड 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद म्यांमार की जेल में कैद किए गए थे। म्यांमार की सबसे लंबी नदी इरावदी नदी है। खाकाबो राजी म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है। दुनिया में इसे स्वर्ण पेगोडा का देश भी कहा जाता है। इसके अलावा भारत, म्यांमार और थाईलैंड के मध्य में एक त्रिपक्षीय राजमार्ग भी डेवलप किया गया है जो कि 1400 किलोमीटर लंबा है। आंग सान सू की म्यांमार की नेता है जिन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से 1991 में सम्मानित किया गया था।
इन्होंने म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना के लिए अपना लंबा संघर्ष किया है। तो भारत का पड़ोसी देश म्यांमार, जिसे प्राचीन समय में बर्मा के नाम से जाना जाता था, इसकी कैपिटल नेपिदा है और इससे रिलेटेड सभी फैक्ट यहाँ पर मैंने आपको इजीली बता दिए हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा। कुछ भी कंफ्यूजन आ रहा है तो पॉज करके एक बार फिर से देख लीजिए या फिर आप रिवर्स जाके एक बार वीडियो को भी वापस देख सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्तमान में भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें तो भारत में वर्तमान में 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। आंसर सी हो जाएगा। वर्तमान में भारत में 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। वर्तमान में देखिए 52 साइट्स ऐसे हैं जो कि यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में भी शामिल है। मतलब ये यूनेस्को की संभावित लिस्ट है। आगे चलकर इनमें से सभी साइट्स या कुछ साइट्स को विश्व विरासत स्थल घोषित किया जा सकता है। तो वर्तमान में कितनी है ये पूछा गया है, तो ये है 40। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नेशनल कंजर्वेशन पॉलिसी 2014 के तहत भारत की सभी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण और संवर्धन का कार्य करता है। तो ये जो जिम्मेदारी है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की है। हाल ही में गुजरात के किस जिले में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जाएगा? तो देखिए यहाँ पर पहले हम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को समझते हैं कि ये एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए ऐसे एयरपोर्ट जो कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं और नया पूरा एयरपोर्ट होता है, मतलब पहले कभी ऐसा एयरपोर्ट या इस एयरपोर्ट का उपयोग नहीं किया गया हो। कुछ एयरपोर्ट होते हैं जो कि देखिए स्वतंत्रता के पहले के होते हैं या पुराने होते हैं, उनका रिनोवेशन करवाकर उनको वापस उपयोग में लाया जाता है। एक तो ये होगा अलग। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो कि पर्यावरण का ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से नई तरीके से बनाए जाते हैं, इन्हें कहा जाता है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। हाल ही में गुजरात के राजकोट में गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया गया है, जिसका इनॉग्रेशन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी 27 जुलाई को करने वाले हैं। कहाँ बनाया गया है याद रखिएगा, गुजरात के राजकोट में। इस एयरपोर्ट की टोटल कॉस्ट 1405 करोड़ रुपए है और ये एयरपोर्ट लगभग 1025 हेक्टेयर भूमि पर बनाया गया है। इस एयरपोर्ट का रनवे गुजरात में सबसे लंबा रनवे होगा, जिसकी लंबाई 3.4 किलोमीटर है। बोइंग 737 जैसे विमान भी इस एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड करवाए जा सकते हैं। तो लागत 1405 करोड़ रुपए है। यह गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है जिसका निर्माण गुजरात के राजकोट में किया गया है। प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि हर साल कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। आंसर बी हो जाएगा। 1999 में भारत और पाकिस्तान के मध्य में कारगिल में युद्ध लड़ा गया था, जो कि 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में हर साल कारगिल विजय दिवस को 26 जुलाई को मनाया जाता है। ये युद्ध देखिए 60 दिन तक चला था और इसमें भारत के 527 जवान भी शहीद हुए थे। पाकिस्तान को हराकर 1999 में भारत ने इस युद्ध में विजय हासिल की थी। तो हर साल कारगिल विजय दिवस को 26 जुलाई को मनाया जाता है। एक और क्वेश्चन देखिए, मेरी माटी मेरा देश अभियान का संबंध किससे है? तो मेरी माटी मेरा देश ये जो अभियान है स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान से संबंधित है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में भारत सरकार के द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है। अब इस अभियान के तहत भारत के अलग अलग गांव से, देश के अलग अलग गांव से मिट्टी को इकट्ठा किया जाएगा और दिल्ली के कर्तव्य पथ तक पहुंचाया जाएगा और यहाँ पर देश के सभी गांवों की मिट्टी से अमृत वाटिका उद्यान का निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ देश के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका भी सम्मान किए जाने की योजना है। केंद्र सरकार के द्वारा इस अभियान को मेरी माटी मेरा देश के नाम से संचालित किया जा रहा है। तो अभियान किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान से संबंधित है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु बम का जनक किसे कहा जाता है? अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये क्वेश्चन यहाँ पर क्यों आ गया? तो हाल ही में एक मूवी आई है ओपनहाइमर, जो कि जे रॉबर्ट ओपनहाइमर पे बनी है। ये परमाणु बम के जनक माने जाते हैं। आंसर ए हो जाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 1941 में अमेरिकी प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने परमाणु बम बनाने के कार्यक्रम को उस वक्त मंजूरी दी थी। इस प्रोजेक्ट को मैनहट्टन प्रोजेक्ट नाम दिया गया था और इसका नेतृत्व ओपनहाइमर ने किया था।
16 जुलाई 1945 को मेक्सिको के अलामोगोर्डो के पास पहली बार परमाणु परीक्षण किया गया वर्ल्ड में, और ये जो परमाणु परीक्षण किया गया था इसका नाम ट्रिनिटी रखा गया था, क्योंकि इस परमाणु कार्यक्रम का नेतृत्व ओपनहाइमर ने किया था, इसीलिए ओपनहाइमर को परमाणु बम का जनक माना जाता है। और इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो आप सभी को पता चलता है कि 1 महीने बाद ही अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर इस परमाणु बम से हमला किया था, जिसकी तबाही पूरी दुनिया ने उस वक्त देखी थी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर इस हमले के बाद खत्म हो गया था। तो जे रॉबर्ट ओपनहाइमर विश्व में परमाणु बम के जनक है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने 26 जुलाई 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आज की फैक्ट शीट में हम कल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट और टॉलेस्ट चीज़ों को जो कि वर्ल्ड की है उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला देखिए, सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप समूह की बात करें तो इंडोनेशिया द्वीप समूह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इंडोनेशिया पर लगभग 12,000 से ज़्यादा द्वीप हमें देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। सबसे बड़ा डेल्टा भारत में सुंदरवन का डेल्टा है पश्चिम बंगाल में। सबसे लंबी नदी नील नदी मिस्र में बहती है। चौड़ाई के आधार पर सबसे बड़ी नदी अमेजन है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है। इसके बाद सबसे छोटी नदी यूएसए की डी नदी है। सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। और सबसे बड़ी झील वर्ल्ड में कैस्पियन सागर झील रूस में स्थित है। तो यहाँ पर फैक्ट शीट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को हमने डिस्कस किया। अब आ जाइए लास्ट डे के करंट अफेयर्स को एक बार हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला देखिए, 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के खजुराहो में किया जाएगा। 28 जुलाई को सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। हाल ही में किस भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो कोरिया ओपन 2023 में मेंस डबल का खिताब सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने अपने नाम किया है। हाल ही में कौन अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है? तो अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला लिसा फ्रेचेंटी बन गई है। कौन सा राज्य भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना का नेतृत्व करेगा? तो भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में स्थापित की जाएगी। वर्ल्ड कॉइन नामक क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट को सैम ऑल्टमैन के द्वारा लॉन्च किया गया है। सिंगापुर का DSSAR हाल ही में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इमर्जिंग एशिया कप 2023 का फाइनल पाकिस्तान ने इंडिया को हराकर जीता है। आगे देखिए, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में श्री राम जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। लास्ट है, किस फार्मूला 1 टीम ने लगातार 12 ग्रैंड प्रिक्स जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये टीम है रेड बुल, जिसने लगातार मोटर रेसिंग प्रतियोगिता ग्रैंड प्रिक्स 12 बार अपने नाम की है। तो यहाँ पर लास्ट डे के सभी करंट अफेयर्स को हमने एक बार रिवाइज कर लिया। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, पवन कुमार चामलिंग भारत की किस राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, अभी हमने डिस्कस भी किया है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।